आज हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी होगा इसका अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल मतलब वर्ब का वह रूप जो कि वर्तमान समय में अनसर्टेनिटी का बोध कराता है। मतलब किसी कार्य के वर्तमान समय में किसी कार्य के होने का निश्चित होने का पता नहीं चलता। मतलब अनसर्टन मतलब निश्चित नहीं, मतलब इंडेफिनिट अनिश्चित। उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं बता दूं कि सीधे स्पष्ट है कि इंडेफिनिट अनिश्चित है, वर्ब के टाइम का अनिश्चित है वर्तमान में। वही क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका पहचान बताते हैं। क्योंकि हमें पढ़ना है ट्रांसलेशन अनुवाद। इसका पहचान क्या है? तो हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या रहता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ता है, ती है, ते है होता है। हाँ, ता हूं एक होता है। मतलब इतना यही पहचान है, यही पहचान है। ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ता है होता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी वाक्य का अंत है, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन पढ़ाना है कैसे अनुवाद बनाया जाए। हिंदी वाक्य का अंत में बता दिया। इसमें एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे वह एक कहानी पढ़ता है, सीधा सीधी वह एक कहानी पढ़ता है। ता है आ गया, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। कुल मिलाकर ताहू हो गया। ता है वो लोग मैदान में दौड़ते हैं, तेहे हो जाएगा। वह विद्यालय जाती है, तीहे हो जाएगा। कुल मिलाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब के होने का या किसी कार्य के होने के निश्चित समय का पता नहीं चलता, उसकी पहचान यही है। इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू होता है, जैसे मैं बताया। इसका अनुवाद बनाना है। इंग्लिश में अनुवाद कैसे बनाते हैं ये देखना है। या प्राय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे प्रथम और मुख्य टेंस है। अधिकांशतः वर्तमान जो प्रेजेंट में जो एक्शन है इसी में लिखी जाती है। वो एक्शन चाहे वो यूनिवर्सल हो और चाहे किसी द्वारा कही गई वर्तमान में अपडेट कही गई बात हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। बता दें इसके बारे में। पहचान हो गया। नियम क्या है? अनुवाद बनाने के नियम में गणितीय भाषा में लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हाँ, नियम में बता दूं कि इसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट बताएंगे तो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, यदि वर्ब नहीं होता। इसीलिए इसके लिए अफर्मेटिव और नेगेटिव अलग अलग बताना समीचीन है। इसके लिए रूल है, रूल अफर्मेटिव के लिए।
अफर्मेटिव के लिए, स्वीकारात्मक के लिए बताते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के दो रूप होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। कहने का मतलब कि ये इस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का तुरंत बाद वर्ब होता है। कहने का मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, वर्ब इस फॉर्म, वर्ब या इस फॉर्म, वर्ब का इस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड कहते हैं, यही क्या सब अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट है या इसके बाद एडवर्बियल फ्रेज है, हो सकता है एडवर्बियल फ्रेज बताएंगे। इसमें बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब एस फॉर्म प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अन्य शब्द या ऑब्जेक्ट के स्थान पर एडवर्बियल फ्रेज बता रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल छोटे से इसी को बता देंगे। पहले मतलब इसमें कहाँ एस लगेगा और कहाँ एस नहीं लगेगा, तो इसी आधार पर इसका वर्ब का ये बेस फॉर्म कहिए या प्लूरल फॉर्म कहिए। वर्ब के रूप को ये टेंस से पढ़ने से पहले वर्ब के रूप को जानना पड़ता है। जैसे वर्ब का 5 रूप, पहला जो है बेस फॉर्म जिसको प्लूरल फॉर्म कहते हैं, दूसरा जो है एस फॉर्म जिसको सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। एस फॉर्म जिसको सिंगुलर फॉर्म, तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, आई को छोड़कर सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। और इसमें बेस फॉर्म है जो प्लूरल फॉर्म है जो है प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट के साथ होगा। ये बता देते हैं इसमें है क्या। पहला 2 नियम है, कर लेते हैं। आई वी, देखिए आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर भी के साथ भी बेस फॉर्म होता है, प्लूरल वर्ब होता है। आई वी यू जानते हैं सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। दे थर्ड पर्सन का प्लूरल दे। एंड नेम्स, नेम्स मतलब आई वी यू दे एंड नेम्स। भाई नेम्स क्या, अरे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे एक से अधिक प्राणी हो, जो भी के नेम्स के साथ वर्ब का मूल रूप, वर्ब का मूल रूप यानी बेस फॉर्म का बेस रूप, बेस फॉर्म कहिए, बेस फॉर्म इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लूरल, प्लूरल वर्ब का प्लूरल फॉर्म, बेस फॉर्म कहिए या प्लूरल फॉर्म कहिए, का यूज होता है, का यूज होता है। दूसरा नियम है ही सी ईट और ये नेम, वो नेम एवं नेम, ही सी ईट एवं नेम, नेम से नहीं नेम, एक प्राणी या व्यक्ति का नाम, फिर एक प्राणी हो, ही सी ईट या एक से अधिक नाम से निकाला, एक से अधिक प्राणियों के नाम के साथ, ही सी ईट एवं नेम, नेम से नहीं लिखा, नेम के साथ वर्ब की एस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एस फॉर्म देखिए, एस फॉर्म का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे वर्ब के एस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, सिंगुलर, ठीक। वर्ब के एस फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होता है, स्पष्ट हो गया। अब सिंगुलर फॉर्म के बारे में बता दें, जिसे वर्ब है, राइट है, ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म का है, प्लूरल फॉर्म या बेस फॉर्म, बेस फॉर्म। और वही राइट जो है, यहाँ राइट है, राइट है, तो क्या है, एस लगा है, तो इसको एस फॉर्म कहते हैं या सिंगुलर फॉर्म,
सिंगुलर फॉर्म। ऐसा क्यों कहेंगे? इसलिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अब किसी का व्यक्ति का नाम भी होगा वही सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसी के साथ इसे एस फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। और ये राइट जो है, ये राइट जो है प्लूरल फॉर्म है या बेस फॉर्म है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के में आई, वी, यू, दे, आई एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, किंतु उसके साथ वह भी प्लूरल रूप में होता है। इस टेंस के लिए आई क्या है? आई जो है एक्सेप्शन हो जाता है। तो आई, वी, यू, दे और एक से अधिक प्राणियों और व्यक्तियों के नाम के साथ क्या होता है? वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। और दोनों का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, वह एक कहानी पढ़ता है। वह कहानी पढ़ता है। वह क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वह है। वह का हम ही लिखेंगे। हिंदी को मन में बनाना होगा, ट्रांसलेशन के लिए बता दूं। वह एक कहानी पढ़ता है। वह पढ़ता है एक कहानी। बोले तो मन में क्या बनाना है हमें? वह पढ़ता है एक कहानी। एक कहानी। देखिए हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है? हिंदी में है कि वह सब करता है, एक कहानी कर्म है, अब पढ़ता है क्रिया है। लेकिन हिंदी में क्या बनाना है हमको? वह जो है सब्जेक्ट ये है, पढ़ता है क्रिया है, और एक कहानी कर्म है। कहने का मतलब उसी को, सिर्फ इसी को हमको बनाना है। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इसको सेक्शन लगाना है हमको। तो वह एक कहानी पढ़ता है का मतलब वह पढ़ता है एक कहानी। पढ़ता है कि रीड्स होगा, ही के साथ क्या लगेगा? वर्ब का एस फॉर्म, ही रीड्स। एक कहानी, एक बुक। वह एक कहानी पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक। स्पष्ट हो गया ये कि इस वह जो है कहानी पढ़ता है, मतलब ये जो है ही सब्जेक्ट है और इस वर्ब है, इस हर वर्ब है। और मैं लिखूं दूसरा, मैं कहानी पढ़ता हूं। मैं एक कहानी पढ़ता हूं। तो क्या होगा? मैं एक कहानी पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं एक कहानी। आई, माई का आई हो गया। आई भी उसी रूप में होता है जैसे कि प्लूरल। आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब का क्या होता है? प्लूरल बेस, वर्ब का बेस फॉर्म होता है। तो क्या होगा? आई रीड्स है, वहां ही रीड्स है, तो यहाँ आई रीड होगा। आई रीड ए बुक। ठीक, कहने का मतलब कि ही के साथ एस था लगा, सिंगुलर है, यह भी सिंगुलर है, किंतु इसके साथ यू, ये फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? वर्ब का बेस फॉर्म। ये हो गया। इसी में दूसरा भी लगता है, हम लोग कहानी पढ़ते हैं। वी रीड ए स्टोरी। रीड ए, अरे क्या लिखा? मैं एक कहानी की बात है ना, तो बुक में लिख दिया, यहाँ बुक लिखा, स्टोरी। ठीक, रीड, आई रीड ए स्टोरी। ठीक, यही होगा, आई वी रीड ए स्टोरी। कहने का मतलब कि ये अब वे लोग एक कहानी पढ़ते हैं, दे रीड ए स्टोरी। राम और श्याम एक कहानी पढ़ते हैं, राम एंड श्याम रीड ए स्टोरी। उसी में वह एक कहानी पढ़ता है, ही रीड्स ए स्टोरी। वह एक कहानी पढ़ती है, सी रीड्स ए स्टोरी। सीमा एक कहानी पढ़ती है, सीमा रीड्स ए स्टोरी। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है, वर्ब के एस फॉर्म या बेस फॉर्म से काम चल रहा है। बता देते हैं, जैसे वर्ब का एस फॉर्म और बेस फॉर्म के लिए
हमें वर्ब के फॉर्म्स को का अध्ययन करना पड़ता है। और इसका बताते हैं निगेटिव। क्या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वाह, वे लोग मैदान में दौड़ते हैं। वे लोग मैदान में दौड़ते हैं। मैं बताया कि वे लोग मैदान में दौड़ते हैं। यहाँ तो स्ट्रक्चर रहा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। एक बता दें कि सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल फ्रेज भी होता है। वे लोग का हो गया दे, दौड़ते हैं का हो गया रन। वे लोग मैदान में दौड़ते हैं तो वे लोग दौड़ते हैं, दे रन। कहाँ? इन द फील्ड, मैदान में, इन द फील्ड। ये इसी को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया बेस्फान का, और ये एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज है, इसी को एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। कहने का मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ही स्थान पर है, एडवर्बियल फ्रेज। दे रन इन द फील्ड, कहने का मतलब इन द फील्ड, यह स्थान को बता रहा। कहाँ कैसे क्यों इस तरह का जब जवाब मिले तो ही एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, वह एडवर्ब का काम करता है। तो 1 2 3 शब्दों से मिलकर एडवर्बियल फ्रेज बना है। इसी में मैं कह दूं वह मैदान में दौड़ता है तो क्या होगा? ही अंश हो जाएगा। इस तरह स्पष्ट हो गया कि ही सी इट और एक व्यक्ति के नाम के साथ क्या होता है? वर्ब में का स्थान का प्रयोग होता है, और आई वी यू दे तथा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम के साथ वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, प्लूरल फॉर्म का। अब इसका नेगेटिव बात करते हैं। नेगेटिव इसका नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव में होता है, इसमें सब्जेक्ट पर बता दें, डू या डज जिसे होता है, इसमें डू या डज, निगेटिव या इंट्रोगेटिव दोनों में डू या डज हेल्पिंग में आ जाता है। अफर्मेटिव में नहीं आता। क्यों? अफर्मेटिव इसका निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब अपने आप आ जाता है, मतलब है, इसका नियम है। तो डू या डज बता देते हैं। उसके बाद से वर्ब का यहाँ इस फॉर्म अब नहीं करना है, केवल बेस फॉर्म वर्ब का मूल रूप रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, प्लस ईटीसी, अन्य शब्दों की ईटीसी को एक्सेट्रा कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह पर एडवर्बियल फ्रेज भी मैं कहा, एडवर्बियल फ्रेज भी। कहने का मतलब कि मैं बता दूं कि डू कहाँ यूज होगा और डज कहाँ यूज होगा, बस इसके लिए दो नियम है, जैसे मैं पहले बताया था। आई वी यू दे, देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर, और सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल होता ही है, और थर्ड पर्सन का प्लूरल या नेम, किसी का नेम्स हो, नेम्स ऑफ पर्सन, अधिक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम हो के साथ हेल्पिंग वर्ब, इसको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू लगता है, डू लगता है। दूसरा नियम लिख देते हैं, ही शी ईट तथा नेम। नेम मतलब एक व्यक्ति या प्राणी का नेम, एक व्यक्ति का नाम हो, कोई भी लिख देते हैं, प्राय व्यक्ति के लिए होता है, एक व्यक्ति के नाम, चाहे जानवर का नाम, कुछ भी हो। ही सी ईट तथा नेम, एक व्यक्ति के नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डज होता है, डज होता है, हेल्पिंग डज होता है। तो बताया हेल्पिंग वर्ब
ये इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव सबके लिए होता है। इन दोनों डू या डज के बाद क्या लगता है? नॉट नहीं लिखा है, नॉट प्लस वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। इसके बाद से तीसरा डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। के बाद नॉट का प्रयोग मुख्य क्रिया मेन वर्ब का बेस फॉर्म बता दें। डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। देखिए एक बार बता दिया कि डू या डज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब के मेन वर्ब, इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब इसको वो भी क्या बेस फॉर्म के रूप में होता है। जहां डू या डज लगा कि सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी एस या ईएस नहीं लगता, हट जाता है। इसे बता दें कि वर्ब में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस भी लगता है, उसको एस फॉर्म कहते हैं। जैसे वह एक पत्र नहीं लिखती है, स्पष्ट है। शी नहीं लिखना, वह नहीं क्या है, वह एक पत्र नहीं लिखती है, वह नहीं लिखती है एक पत्र। यही दिमाग बनाना है। वह जो है प्रथम स्थान पर है और नहीं लिखती है, तो लिखना जो है नहीं है और लिखना भी है। तो कहने के उत्तर नहीं के लिए ये दूसरे स्थान पर डज नॉट के साथ लिखेंगे और तीसरे स्थान पर जो है आप क्या लिखेंगे, लिखती है का और एक पत्र का चौथा स्थान है। कहने का मतलब कि ये वह सी है तो सी के साथ डज हेल्पिंग वर्ब होगा और जो है नहीं के लिए नॉट लिख दिया गया। एक दो तीसरा स्थान हो गया और चौथे स्थान पर ए लेटर। सी डज नॉट राइट ए लेटर। क्लियर है कि सी डज नॉट राइट ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, क्या हो जाएगा? मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट ए लेटर। ये दोनों स्पष्ट हो गए कि ही सी इट, मैंने एक आदमी के नाम के साथ सीमा एक पत्र नहीं लिखती है, सीमा डज नॉट राइट ए लेटर। यहाँ तुम लोग एक पत्र नहीं लिखते हो, यू डू नॉट राइट ए लेटर। वे लोग एक पत्र नहीं लिखते हैं तो दे डू नॉट कर देंगे और इसके बाद राइट ए लेटर कर देंगे। ठीक, हम तो फुल स्टॉप। ठीक है, कहने का मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट का डू और डज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग होता है। यह भी बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के नेगेटिव में नेवर के नॉट के अलावा एक नेवर शब्द होता है। नेवर, इसका अर्थ होता है कभी नहीं, तो ये क्या, इसका प्रयोग नेगेटिव में तो होता है लेकिन इसका अफर्मेटिव की तरह यूज होता है, क्योंकि ऐसा एडवर्ब है, नॉट एडवर्ब है, नेवर एडवर्ब है। ऐसा एडवर्ब है कि ये सब्जेक्ट के प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। इसे बताते हैं। इसके लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस प्लस वर्ब। जैसा वर्ब का एस फॉर्म है आज चाहे बेस फॉर्म है, जैसा भी हो उस तरह होता है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस। ठीक, जैसे मैं झूठ कभी नहीं बोलता, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। कभी नहीं आ गया, नहीं बोलता हूं, मैं कभी नहीं मानता है, बोलता हूं। अरे भाई जरूरी नहीं है मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन ये सेंटेंस का मुझे बनाना है ट्रांसलेशन।
मैं का आई हो गया, कभी नहीं, क्या है, आई का नेवर, कभी नहीं, आई नेवर। और आई के साथ क्या लगेगा, झूठ बोलना, टेल ए लाई, आई नेवर टेल ए लाई। देखिए, मैं इसका उल्टा हुआ कि मैं हमेशा सच बोलता हूं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यह टेल ए लाई ने कहा, मैंने झूठ बोलने के साथ, बोलने में वही टेल लगता है, झूठ के साथ, ए लाई के साथ, और सच्चाई के साथ, सच के साथ जो है, ट्रूथ के साथ स्पीक लगता है। ठीक, तो आई नेवर टेल ए लाई, वह झूठ, या इस तरह कर सकते हैं, वह कभी नहीं झूठ, यहां लिख सकते हैं झूठ। ठीक है, ये अच्छा है। वह कभी नहीं, मैं कभी नहीं झूठ, मैं कभी नहीं झूठ बोलता हूं, वह कभी नहीं झूठ बोलती है, क्या हो जाएगा, शी नेवर टेल्स ए लाई, टेल्स ए लाई। हमने ये देखा कि यहाँ टेल लिखा है, यहाँ टेल्स लिखा है, कहने को तो अफर्मेटिव की तरफ चीज है, इसका निगेटिव तो है लेकिन अफर्मेटिव की तरह। आई, वी, यू, दे के साथ टेल लगेगा, निजी नेवर है तो, कभी नहीं हिंदी में है तो, और ही, सी, इट और एक आदमी के नाम के साथ एस लगेगा, एस फॉर्म लगेगा। इस तरह बता दें, निगेटिव भी हो गया। इसी प्रकार इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म भी होता है। इंट्रोगेटिव फॉर्म में बता दें, इंट्रोगेटिव इसका बता देते हैं। इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव में डू या डज बाहर कर देते हैं। जैसे कि निगेटिव के लिए बता दिया, कहाँ डू लगेगा, कहाँ डज लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब लगेगा, ऑब्जेक्ट, इटिसेक्ट्रा, आप प्लस अंत में क्वेश्चन। यह स्पष्ट हो गया। इसमें दो रूप होता है, एक WH वाला भी होता है। तो WH वाला जो है, जिसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, या क्वेश्चन वर्ड कहिए, क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, वेयर आर, हाउ को छोड़कर सभी WH से शुरू होते हैं क्वेश्चन वर्ड। इनको छोड़ करके इसके बाद डू बटा डज, सेम वही चीज, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सबका बेस फॉर्म लगेगा, याद रहे। जब डू या डज हो गया तो वर्ब बेस फॉर्म लगेगा, प्लस ETC प्लस क्वेश्चन। दोनों में एग्जाम्पल ले लेते हैं। हिंदी के शुरू में जब क्या होता है, हिंदी के शुरू में जब क्या होता है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और जो हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या होगा तो वहां हार्ट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कि WH क्यों, कैसे, कहाँ, बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में होता है तो वहां WH से शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करते हैं, क्या वह एक गीत गाती है, क्या वह एक गीत गाती है, क्वेश्चन। ये हो गया क्या, वह है, सी है, तो सी के अनुसार क्या लगेगा, डज लगेगा। डज सी गाती है, सिंग ए सॉन्ग, ये हो गया फर्स्ट। डज सी सिंग ए सॉन्ग। अब फिर मैं कहूं, वह गीत क्यों गाती है, वह एक गीत क्यों गाती है, क्यों गाती है, तो क्या होगा, वह है गीत क्यों, क्यों का मतलब लिख लेंगे व्हाई, व्हाई, उसके बाद फिर डज लग जाएगा, व्हाई डज शी सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार मैं देखा कि क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया ये। आइए तो हेल्पिंग वर्ब यस नो वाला ये है, क्या वह गीत गाती है। अरे इंट्रोगेटिव के दो रूप होते हैं, यस नो और क्वेश्चन वर्ड। इसका हाँ नाम जवाब मिलता है, उसके यस नो कहते हैं। यहाँ डू या डज से शुरू हो गया। केवल इसमें क्वेश्चन वर्ड में सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक, सभी के साथ होता है। किंतु एक क्या है, हु है, हु सब्जेक्ट का काम करता है, उसके साथ क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जैसे हु है, हु जो है क्या, हु खुद सब्जेक्ट काम करता है, तो हु के साथ सीधे वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे वर्ब एस फॉर्म वाला हो और चाहे बेस फॉर्म वाला हो, ठीक। एस फॉर्म क्या कहें, एस फॉर्म, ठीक। प्लस ऑब्जेक्ट हो
इट इज आंसर प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कहा तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, तो याद रहे इसके इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव है। इंट्रोगेटिव तो भाग होता है अफर्मेटिव नेगेटिव, याद रहे इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव में क्या लिखेंगे, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं, तो क्या होगा कौन का, कौन पढ़ाते हैं, कौन तो है भाई बीच वाला हिंदी के बीच में है, तो कौन ना किसने का हु होता है, तो कौन पढ़ाते हैं हु, टीच, टीचर। एक आदमी पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाता है नहीं कह सकते गुरु है, हम पढ़ाते हैं शिष्टाचार से कहते हैं, तो कहने का मतलब एक ही आदमी पढ़ा रहा है। हु टीचेज, वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, मान लीजिए कहेंगे कि मिस्टर वर्मा हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो क्या कर सकते हैं, उनके नाम लिख देंगे हु की जगह पर। हु ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है, ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है जो कि हु के स्थान पर किसी पर्सन का नाम लिखना होता है। तो हु टीचेज यू इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड। अब ये कहा जाए कि तुम्हें अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाते हैं, तब कौन कौन नहीं सोचना है कि हु, कई दूसरे काम होगा। हु होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, टीच का टीचर हो, टीचर का टीच हो जाएगा। देखिए दादे तुम्हें अंग्रेजी कौन कौन पढ़ाते हैं, कौन कौन पढ़ाते हैं, क्या तुम्हारी सहायता कौन करता है, एक आदमी करता है, हु हेल्प्स यू, और तुम्हारी सहायता कौन कौन करते हैं उसी भाषा में भाव में क्या होगा, हु। अब एक ही होगा, खाली कौन कौन हो गया तो पढ़ाना का जो है टीचर्स का टीच हो जाएगा, ये प्लूरल हो गया। इसी से देख करके कौन कौन को देख कर पता चला कि सब्जेक्ट जो हमारा क्या है, प्लूरल है, मतलब कई लोग पढ़ाते हैं। हु टीच यू इंग्लिश, इसको छोड़कर सभी के साथ क्या रहा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। याद रहे मैं बताया कि इसमें भी अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव में भी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंस होता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में प्राय सभी के साथ क्या होता है, ये डू या डज है, डू या डज है, सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट होता है, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी अन्य शब्द, उसके बाद क्वेश्चन होता है, चाहे कुछ भी हो। हु वाले अवस्था में भी ऐसा होता है। जैसे कि कहा कि क्या राम एक पत्र नहीं लिखता है, क्या राम एक पत्र नहीं लिखता है, नहीं लिखता है, क्या भी है और नहीं भी है, ठीक। तो क्या के लिए क्या करेंगे, राम है, अरे क्या राम, क्या राम, क्या के लिए क्या करेंगे, डज लिखेंगे राम के साथ, डज राम नॉट, क्या है सब्जेक्ट के साथ नॉट, डज राम नॉट, वर्ब राइट, वर्ब का बेस फॉर्म ए लेटर, क्वेश्चन ये हो गया। इसी तरह क्या वे लोग हमारी सहायता नहीं करते हैं, या क्या वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, तो डू दे नॉट गो टू मार्केट। इस प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस हु पर के ले लेते हैं। तुम्हारी सहायता कौन कौन नहीं करते हैं, तुम्हारी सहायता, सहायता, सहायता कौन कौन नहीं करते हैं, कौन कौन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। याद रहे जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात आती है तो इसके साथ ही डू या डज नॉट लगता है। याद रहे कौन कौन नहीं करते हैं मतलब अधिक लोग हैं, तो पहले तो कौन के लिए हु लिखेंगे जो खुद सब्जेक्ट काम करता है, और यहाँ डू लिख करके नॉट लिख देंगे, सीधे सीधे हो गया। यहाँ जो है सब्जेक्ट खुद काम किया और उसके बाद से क्या किए, ये डू नॉट इधर हो गया, हु डू नॉट क्या हेल्प यू हो गया। कहने का मतलब कि सब्जेक्ट जो खुद काम करता है
और इंट्रोगेटिव का भी काम करता है और सब्जेक्ट भी काम करता है। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट, हु डू नॉट हेल्प यू। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सामान्य नियम है उसको मैंने बता दिया। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद के बारे में बात कर दूं, सेंटेंस के जिस हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, होता है और तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं और उसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। तो इसके बारे में एक्सेप्शन से बात करते हैं। कुछ अपवाद हैं, लिख दें एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस अपवाद, अपवाद बता दो। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता तो है, ती तो है, ते तो है, होता है, ता तो है, ता तो है, ती तो है, ता तो है, ती तो है, ते तो है, हो वाक्यों के अंत में है, वाक्यों के अंत में, अंत में ता तो है, ती तो है, ते तो है, हो तो। अफर्मेटिव में भी सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूं, अंग्रेजी पढ़ता तो हूं, तो हूं कहने का मतलब दबाव हो रहा है। मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूं, पढ़ता हूं, आई क्या, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, आई रीड इंग्लिश, क्या होगा, और मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूं, आई डू रीड इंग्लिश, रीड इंग्लिश। इसी प्रकार वह एक गीत गाती तो है, वह एक गीत गाती तो है क्या होगा, शी डज सिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। कहने का मतलब इस तरह कहा जाए, वह एक गीत गाती है तो सी सिंग्स ए सॉन्ग। और ये लोग इसको ये बताइए, ये तो अफर्मेटिव की तरह होता है, क्या इसका निगेटिव होगा? तो निगेटिव कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने वह गीत नहीं गाती तो है तो समान हो जाता है, उसका इम्फेस जो है दबाव खत्म हो जाता है। इसलिए पहला अपवाद था कि वाक्यों का अंत में कहती है हो तो, और दूसरा अपवाद सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जितने भी टेंस हैं सबसे मुख्य टेंस है, सारी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में की जाती है। किसी टेंस का अपवाद, किसी टेंस का मुख्य चीज होता है, किसी अन्य टेंस का विभाग इसी में आता है जो उसका अपवाद होता है। जैसे कि मैं कहा दूसरा में है, जब हिंदी वाक्यों के अंत में आ करते हैं, ई करती है, ए करते हैं, हो तो, कहने का मतलब या क्या करता है, क्या करती है, करता रहता है, हो तो, तब क्या करते हैं बता दूं, तब कर, जैसे कि वाक्य के अंत में आ करता है, आ करती है, ऐसे जाया करते हैं, जाया करती है, या ता रहता है, ता रहता है, पढ़ता रहता है, ती रहती है, इस प्रकार के हो तो क्या होता है, इसके लिए दो नियम है। सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन या कीप्स ऑन प्लस कीप्स ऑन प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। जैसे राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता रहता है, राम एक पत्र लिखता रहता है, अगर या राम एक पत्र लिखा करता है, क्या देख रहे हैं, राम एक पत्र लिखता रहता है या राम एक पत्र लिखा करता है, आ करता है, ई करती है, आ करता है, ई करती है, ए करते हैं, जो भी ठीक। तो लिखा, राम एक पत्र लिखता रहता है, राम एक पत्र लिखा करता है या लिखता रहता है, ठीक। क्या होगा, सब्जेक्ट में क्या है, राम है,
जो इसका राम कीप्स ऑन होगा, कीप्स ऑन, क्या होगा? राम कीप्स ऑन। और क्या है? लिखता, राइटिंग, नाम है राइटिंग का, ए लेटर। राम कीप्स ऑन राइटिंग ए लेटर, इसका दूसरा भी रूप है, क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज और एम में से, जैसा आई के साथ एम लगेगा, राम के साथ इज लगेगा, और ही दे के साथ इस अधिक व्यक्तियों के नाम के साथ आर लगेगा। तो ये क्या है? इनके साथ क्या होगा? आर accustomed to, accustomed के साथ यहाँ टू लगेगा, accustomed to, तब वर्ब, मतलब तब वर्ब बता दो क्या है, तब ऑब्जेक्ट, तब इटिस अनुसार। कहने का मतलब कि यहाँ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया गया, ठीक, और यहाँ जो है वर्ब के इंफिनिटिव फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है टू लगाकर। एक कस्टम के साथ इंफिनिटिव फॉर्म कुछ छोड़िए, यहाँ हम टेंस पढ़ा रहे हैं। इसी को राम एक पत्र लिखता रहता है, राम कीप्स ऑन राइटिंग ए लेटर, क्या होगा? दूसरे में राम इज लगेगा इसके साथ, accustomed to write a letter, write a letter। चाहिए कहने का मतलब कि ये कीप ऑन या कीप्स ऑन, अरे मैं एक पत्र लिखता रहता हूँ या लिखा करता हूँ, आई कीप ऑन राइटिंग ए लेटर, या आई एम accustomed टू राइट ए लेटर, इस प्रकार ये हो गया। अब इसमें तीसरा पाठ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राम जो accustomed टू राइट ए लेटर, राम एक पत्र लिखने का आदी है, अभ्यस्त है, या इसमें क्या है? राम एक पत्र लिखना जारी रखता है, उसका मतलब राम एक पत्र लिखता रहता है। ये सब जो है हैबिचुअल एक्शन है, आदत संबंधी बात होती है। तीसरा आप बता दें कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में जब तक ही का रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं, ही पर कर दिया जाए और दबाव बढ़ जाता है। वाक्यों के अंत में ही रहता है, ही रहते हैं, या ही रहता है, ही रहती है, हो तो क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट प्लस डू बटा डज, और प्लस नथिंग, और प्लस बट, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट और निषाद। कहने का मतलब कि इसमें राम एक पत्र लिखता रहता है या लिखा करता है, कहा था। और मैं कह दूं उसी सब्जेक्ट को, राम एक पत्र लिखता ही रहता है, लिखता ही रहता है। और देखिए और बात, ठीक, राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता तो है, राम एक पत्र लिखता रहता है या लिखा करता है, राम एक पत्र लिखता ही रहता है, ही कहा गया, लिखता ही लग गया इसमें। तो क्या होगा? सब्जेक्ट राम है, इसका मतलब यह अर्थ यह हुआ कि राम एक पत्र लिखने के सिवाय कुछ नहीं करता है, बस उसी को बनाना है। राम एक पत्र लिखता ही रहता है, तो राम हो गया सब्जेक्ट, और जिसके साथ डज लगेगा, उसके बाद नथिंग, राम डज नथिंग। यहां बट का मतलब लेकिन नहीं, सिवाय है। राम करता है क्या? कुछ नहीं, मतलब राम ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद से बट के बाद वर्ब इंफिनिटिव के ऊपर टू नहीं लगता, उसी रूप में है। लेकिन मैं टेंस के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने इसको वर्ब कहा, जो कि अवसरी इंफिनिटिव है, और ऑब्जेक्ट इसको कहा, ठीक। अवसरी और सब्जेक्ट तो यहाँ है, ये राम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो राम डज नथिंग बट क्या है? राम नथिंग बट राइट ए लेटर, ठीक। राम डज नथिंग बट राइट ए लेटर। एक पत्र लिखने के, राम एक पत्र लिखने के सिवाय, राम एक पत्र लिखने है ना, तो टू इंफिनिटिव है। राम
एक पत्र लिखने के सिवाय, इसका अर्थ होता है सिवाय या अलावा। राम एक पत्र लिखने के सिवाय डज नथिंग, कुछ नहीं करता है। देखिए राम एक पत्र लिखने, राम ये है, राम पहला स्थान पर, एक पत्र लिखने, कहाँ है, एक पत्र लिखने, हाँ राम एक पत्र लिखने। दूसरे स्थान पर मान हिंदी में सेंस बन रहा है कि राम एक पत्र लिखने, एक पत्र लिखने के सिवाय, जब इसका दूसरा सेंस होगा तो राम एक पत्र लिखने के सिवाय कुछ नहीं करता है, इसका असली हिंदी यही होगा। तो राम डज नथिंग बट राइट ए लेटर, वे लोग एक पत्र लिखने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं, तो डू लगा देते हैं, यू डू नथिंग, दे डू नथिंग बट राइट ए लेटर, राइट ए लेटर। इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार मैं बता दिया। और चौथा पद ये है, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ बातें होती है, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट होता है। उस प्रकार बात आते हैं कि प्राय एडजेक्टिव होता है, विशेषता किसी की बताई जाती है और जो कि सर्वभौम सत्य होती है, उस प्रकार की। वैसे वाक्य में हम क्या करते हैं कि वाक्य का अंत में ता है होता है, इससे कि होता है होती है, जिसकी जैसे हिंदी वाक्यों के अंत में होता है होती है हो, तो जैसे कि देखिए चौथा में वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में होता है होती है, होता है होती है, होते हैं हो तो, होते हैं हो तो, ऐसे वाक्य की क्या बनावट होती है, सब्जेक्ट प्लस इज आर, इज आर होता है, एम नहीं, इज आर और प्लस ये कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लिखे, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव पूरा करता है। जैसे कहा कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, देखिए क्या कहा, कौवा काला होता है, बंदर नटखट होते हैं, है ना। तो ये बताइए कौवा काला होता है, द क्रो इज ब्लैक, एडजेक्टिव विशेषता है इसकी, कौवा काला होता है, इज का यहाँ होता है कि नहीं लिख गया, द क्रो कौवा होता है इज ब्लैक। मान लो कि क्या बंदर का मंकी, बंदर शरारती होते हैं, बंदर शरारती होते हैं, शरारती होते हैं, क्या होगा, द मंकीज, मंकीज आर नाटी, हो गया नटखट, द मंकीज आर नाटी। इसी प्रकार लड़के बहादुर होते हैं, द बॉयज आर ब्रेव, ये एडजेक्टिव होता है। तो इस प्रकार होता है होती है के लिए इज आर का प्रयोग किया गया है, जो कि है देखिए अंत में होता है होती है कहेंगे तो डू डज का प्रयोग करना शुरू करेंगे, इसका क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर है, ये अपवाद है और यही सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और पांचवा बता देते हैं अपवाद, जैसे कि हिंदी वाक्यों के अंत में ही तो हूं होता है, ही तो हूं, ही तो हूं, ही तो है, ही तो है, हो तो, क्या करेंगे, वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, पांचवा होगा वाक्यों के अंत में। जैसे ही तो है, ही तो है, अरे ही तो हूं, ही तो है, हो तो, क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नहीं, ईट प्लस सब, ईट प्लस इज प्लस ये क्या है, ये सब्जेक्ट सुनिश्चित। जैसे मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, आखिर में बताइए ही तो हूं लिखा है ना, ता है, ती है, ते है, पढ़ाया गया प्रेजेंट में टेंस है, आखिर में हिंदी में तो आ ही रहा है इसमें ना। ये क्या करते हैं, इसका इट इज आई, इट इज आई, या इस तरह मी भी करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी करता है, इट इज मी या इट इज आई,
ठीक, राम ही तो है, राम ही तो है, इट इज राम। तुम ही तो हो, इट इज यू, इट इज यू। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही सब अपवाद है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ऐसा ही बात आते हैं जैसे कि कुछ बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह बोला जाता है किंतु उसमें आगामी शब्द दिया रहता है, तो ऐसे सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखे जाते हैं। जैसे कि एक बार एग्जाम्पल बता दूं, छठे एग्जाम अपवाद से संबंधित बता दूं कि आगे पढ़ाएंगे टेंस पर बता देंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह दिखाई देगा लेकिन रखा जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कल प्रधानमंत्री जी वाराणसी आ रहे हैं, कल है आने वाला समय, प्रधानमंत्री जो घोषणा संबंधी बातें होती है, कल मेरा भाई दिल्ली जा रहा है, ऐसा कल प्रधानमंत्री वाराणसी आ रहे हैं, वाराणसी आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्रधानमंत्री तो हेड, ये क्या है हमारा, द प्राइम मिनिस्टर, यही सब्जेक्ट है, द प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। ये नहीं है कि द प्राइम मिनिस्टर आर इज कमिंग हियर टुमारो, ये कल दिया है तो इससे लग रहा है कि फ्यूचर की बात आगामी समय है, तो ऐसे वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट रखा जाता है किंतु इसका बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। द प्राइम मिनिस्टर, इसको कम्स कहेंगे, एक सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट है तो कम्स होगा। द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू वाराणसी टुमारो। टुमारो क्या कारण है, फ्यूचर है, ये आगामी समय है, और आ रहे हैं वो का कंटिन्यूअस नहीं बना कि द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू वाराणसी टुमारो, ये नहीं, द प्राइम मिनिस्टर कम्स टू वाराणसी टुमारो, बस।